माननीय सदस्य श्री उमेदराम बेनीवाल जी महोदय, आपने मुझे राष्ट्रपति जी महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही हमारे नेता LOP राहुल जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे देश की जनता और थार की जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपना विषय रखने का आपने मौका दिया। राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण से सरकार की नीतियों, उपलब्धियों, योजनाओं का उल्लेख किया गया, जो लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण परंपरा है। लेकिन आवश्यक है कि हम इस अभिभाषण की गहराइयों से समीक्षा करें और देखें कि इसमें कितनी वास्तविकता है और कितना खोखलापन है। इस अभिभाषण के अंदर दलितों और महिलाओं की बात की गई, लेकिन आज देश के अंदर जिस प्रकार दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, वो वास्तव में चिंता का विषय है। हाल ही में मेरे संसदीय क्षेत्र के बलोत्रा शहर के अंदर दिन दहाड़े एक दलित युवक विष्णाराम की हत्या दिन दहाड़े चाकुओं से गोदकर कर दी गई और 2 महीने बीतने के बाद भी नामजद अपराधी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ये बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। अभिभाषण में देश की वास्तविक समस्याओं, महंगाई, बेरोजगारी, असमानता, कृषि संकट, किसान आंदोलन, भ्रष्टाचार और मणिपुर हिंसा और महिलाओं की सुरक्षा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इन पर कोई ठोस चर्चा नहीं की। इससे दिखता है कि सरकार इन मुद्दों को लेकर अपना ध्यान भटकाना चाहती है। मैं किसानों की बात करूंगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है और देश की 75% से ज्यादा आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और कृषि के ऊपर निर्भर है। हाल ही में देश के अन्नदाता की हालत बहुत खराब है। सत्ता पक्ष की ओर से बार बार किसानों की आय दुगनी करने के कई वादे किए गए और 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का वादा बार बार दोहराया गया, लेकिन 22 निकलने के बाद भी आज किसानों की आय दुगनी के बजाय किसानों की आय आधी रह गई है। किसान बहुत ही संकट में है। सिंचाई का पानी किसानों को समय पर नहीं मिलता, बिजली समय पर नहीं मिलती। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां बाड़मेर के अंदर 2014, 2018, 19, 23 4 बार ये वादा करके आए थे कि मेरे किसान भाइयों और बहनों, गुजरात के कच्छ के अंदर आम और अंगूर हो सकते हैं, तो बाड़मेर के थार क्षेत्र के अंदर आम और अंगूर की खेती क्यों नहीं हो सकती? हो सकती थी, लेकिन आपकी नीति सही नहीं थी। आपने किसानों को सपना दिखाया कि माही बांध की कैपेसिटी बढ़ाकर आपके क्षेत्र के अंदर नहर लाएंगे, पीने के पानी की व्यवस्था पूरी करेंगे, लेकिन वो खाली सपने ही रह गए। आज भी किसान पानी के लिए परेशान है, बिजली के लिए परेशान है, पूरी संकट के अंदर है किसान। अब मैं बात करूं, राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में JJM के बारे में जिक्र किया, जल जीवन मिशन योजना के बारे में। जल जीवन मिशन योजना की स्थिति बहुत ही खराब है। सरकार के हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद भी धरातल के ऊपर उसका काम नहीं दिख रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र में सबसे निचले पायदान पर प्रोग्रेस है। कई जगह लाइनें डाल दी गई, लेकिन उसमें पानी का अता पता नहीं। कंस्ट्रक्शन इतना घटिया निर्माण है, सही योजना का सही प्लानिंग नहीं होने की वजह से किसानों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है और साथ ही साथ पशुओं के पानी के लिए कोई गणना नहीं की गई है। मान्यवर, यही हाल किसानों को बिजली का है। आज देश के 75 साल बाद में, आजादी के 75 साल बाद लाखों घर देश के अंदर आज भी अंधेरे के अंदर अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में 70,000 से अधिक लोग आज भी अंधेरे के अंदर जी रहे हैं। मेरा सरकार से मांग है कि अंधेरे के अंदर जीवन यापन करने वाले लोगों को बिजली के कनेक्शन मुहैया करवाए और RDSS स्कीम के अंतर्गत बिजली तंत्र को मजबूत किया जाए, ताकि आने वाले समय में बिजली संकट से मुक्ति मिल सके। साथ ही साथ मेरे क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण परियोजना के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि रेलवे
नेटवर्क के बारे में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में विस्तार से चर्चा की गई, लेकिन हमारे क्षेत्र के अंदर रेलवे नेटवर्क का बहुत ही कम विस्तार हुआ है। लंबे समय से मांग थी कि जैसलमेर, बाड़मेर, भाबर रेलवे परियोजना को लागू करना, और उसकी कई बार मांग होने के बाद सर्वे भी हुए, लेकिन उसको दुर्भाग्य की बात है कि अनार्थिक बताकर उसको रोक दिया गया। तो मेरा सरकार के माध्यम से मांग है कि इस महत्वपूर्ण परियोजना के बारे में विचार किया जाए, और साथ ही साथ बाकासर के अंदर ड्राई पोर्ट बनाकर राजस्थान के अंदर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के अंदर सहायता दी जाए। इसी के साथ साथ क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उसके बारे में मैं आपका 1 मिनट के अंदर आपको ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि उड़ान योजना के अंतर्गत बाड़मेर के हवाई अड्डे को जोड़ा गया, लेकिन कई साल बीतने के बाद भी अभी वहां पर धरातल पे कोई काम नहीं हुआ। साथ ही साथ वहां प्रधानमंत्री आवास की स्थिति बहुत ही खराब है, दयनीय है, और इतनी राशि कम होने के बाद कोई किसान पात्र योग्य अपने आवास का निर्माण नहीं करा पा रहा है। तो मेरा आपके माध्यम से मांग है कि प्रधानमंत्री आवास की में कम से कम अब 5 लाख रुपए किस्त की जाए, और साथ ही साथ सांसद निधि को भी बढ़ाया जाए, जो माननीय सदस्य श्री हेमांग उसको जोशी बढ़ाकर जी 50 करोड़ किया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हेमांग जोशी। माननीय सदस्य जी प्रशांत परोले जी। प्रशांत जी। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा ये भाषण उन आवाजों को प्रतिनिधित्व करता है जो देश के कोने कोने में जबरदस्त अभाव, असुरक्षा और निराशा के साथ जी रही है। आज का यह सेशन हमारे देशवासियों की बढ़ती पीड़ा और संघर्ष की कहानी कहता है, जिसे हम छुपा भी नहीं सकते और नहीं हम उसको दबा सकते हैं। सबका साथ, सबका विकास, यह नारा जो एक समय देश के उम्मीदों का प्रतीक था, अब विफलता की कहानी कहता है। हकीकत में यह नारा सबका साथ और सिर्फ अपनों का विकास बनकर रह गया है। जिन राज्यों में एनडीए की सरकार नहीं है, उनके साथ भी भेदभाव किया जाता है। सरकार कह रही है कि भारत जल्दी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, लेकिन बेरोजगारी के दर अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। महंगाई ने आम नागरिकों की जेब खाली कर दी है। रुपए की गिरावट और एमएसएमई सेक्टर की बदहाली की ओर इशारा कर रही है। अगर विकास सिर्फ जीडीपी तक सीमित रह गया है और जनता की परचेसिंग पावर लगातार गिरती है, तो ऐसा विकास किसके लिए हो रहा है? सरकार उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत जैसी योजना का बखान करती है, लेकिन इसका जमीनी सच क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का वादा किया, लेकिन बिना जनगणना के किस आधार से ये लाभार्थी चुने गए हैं? ग्रामीण क्षेत्र में 1.5 लाख और शहर में 2.5 लाख पर्याप्त है क्या? देश की कानून व्यवस्था की हालत इतनी दयनीय है कि महिलाओं का जीवन असुरक्षित हो गया है। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की बात, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर और दवाई नहीं है, तो मरीज इलाज कहां करवाएगा? चुनाव को आगे देखकर आप ताबड़तोड़ फैसले लेते हैं। चुनाव बीतते ही उन सभी को टाल दिया जाता है। जिस दिन वोटिंग होता है, आप वोटरों को लुभाने और उनकी छवि चमकाने के लिए देवदर्शन के लिए निकल जाते हैं। अब दिल्ली चुनाव में 500 रुपए सिलेंडर का वादा कर रहे हैं। मोदी सरकार अगर इतनी संवेदनशील है, तो क्या आप पूरे देश में ये लागू किया? मेरा आह्वान है कि आज आप ये घोषणा कर दीजिए और 500 रुपए में सिलेंडर आम जनता के लिए मुहैया कराइए। एक और अत्यंत चिंताजनक मुद्दा है कुंभ महोत्सव। हमारे पूर्वजों ने इस पावन पर्व का आयोजन भक्ति, श्रद्धा और सांस्कृतिक समरसता के लिए किया था, परंतु आपने इसे एक इवेंट बना दिया है, पर्यटन को जोड़कर व्यवसायिक लाभ का साधन बना दिया है। सरकार कहती है कि उसने 10 लाख नौकरियां दी है, लेकिन हकीकत यह है कि बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है। महिला आरक्षण बिल पास हुआ, लेकिन क्रियान्वयन कब होगा? देश में महिला सुरक्षा का क्या हाल है? अपराध बढ़ रहे हैं, न्याय में देरी हो रही है, वर्किंग प्लेस पर लैंगिक समानता और सुरक्षा वातावरण की गारंटी नहीं मिल पा रही है। आपने मेडिकल सीट बढ़ाने की बात की है,
अच्छी घोषणा है, लेकिन हकीकत क्या है? मेडिकल कॉलेज का बुनियादी ढांचा कब तैयार होगा? अध्यक्ष महोदय, मैं हकीकत बताता हूं, मेरे क्षेत्र में महिला अस्पताल के लिए पिछले 15 वर्षों से बिल्डिंग बन रही है। पिछले साल उस बिल्डिंग में मेडिकल कॉलेज खोल दिया गया। क्या इसी तरह मेडिकल की शिक्षा होंगी? और जिस उद्देश्य के लिए ये महिला अस्पताल बनाया गया है, वहां महिला का उपचार कब मिलेगा? सरकार कैंसर की दवाई सस्ती करने की बात कर रही है, सराहनीय है, लेकिन कैंसर रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? कैंसर के मूल कारण पर प्रभाव क्यों नहीं किया जाता? तंबाकू, गुटखा, सिगरेट पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाए जाते? हम टीबी मुक्त भारत की बात करते हैं, लेकिन टीबी का वार्ड का वेस्ट वाटर, वॉशरूम का पानी यह नालियों से होकर नदियों में जाएगा तो देश टीबी मुक्त होगा क्या? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जटिल है, किसानों को क्लेम नहीं मिलते हैं। डीएपी, यूरिया एमआरपी से महंगे दामों पे बेचे जा रहे हैं। किसानों को जरूरत से ज्यादा लिंकिंग में अन्य उत्पाद जबरदस्ती से बेचे जा रहे हैं। जैविक खेती को बढ़ावा देने का सिर्फ अभियान रह गया है। किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी चाहता है, लेकिन सरकार खामोश है। गोवा के इंटरनेट कनेक्टिविटी अब तक क्यों नहीं सुधार पाई? बीएसएनएल को बढ़ावा देने के बजाय निजी कंपनियों को प्राथमिकता दी गई है। भंडारा के आयुध निर्माण में हुए विस्फोट में 8 मजदूरों की मौत हुई, लेकिन सरकार इस मामले में गंभीर नहीं है। आयुध निर्माण में अप्रेंटिस और टेन्योर बेसिस कर्मचारियों को खतरनाक पुरानी मशीनों पर काम क्यों कराया जाता है? युवा की मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण है। अप्रेंटिस कर रहे युवकों को जोखिम भरी जगह पे नहीं भेजना जाना चाहिए, और तो और मुआवजा दिया गया है, फैक्ट्री के फंड से दिया जाना चाहिए। आप समाप्त यानी वो मुनाफा इस कर्मचारियों की मेहनत जो किया है उसी से दिया गया है। आयुध वीरों का 4 साल के बाद नौकरी के बाद क्या भविष्य है? मेरे संसदीय क्षेत्र में नाग नदी से नागपुर शहर का केमिकल युक्त प्रदूषित पानी वहींगंगा में बह रहा है, जिससे आने वाली पीढ़ी को कैंसर और जेनेटिक बीमारियों का खतरा है। क्या मोदी सरकार इसे रोकने का प्रयास करेंगी या नहीं? प्रशांत जी धन्यवाद। मैं एक शब्द में अपना भाषण समाप्त करूंगा। मैं लोकतंत्र के केवल उपलब्धि का बखान नहीं, बल्कि आत्ममंथन भी करना जरूरी होता है। जनता सिर्फ वादों से नहीं, ठोस परिणामों से संतुष्ट होती है। देश को आगे ले जाने के लिए भाषण नहीं, बल्कि जमीनी काम चाहिए। मैं सरकार से अपील करता हूं कि घोषणाओं से नहीं, बल्कि ठोस बदलाव से देश को आगे ले जाए। और मैं इस अभिभाषण पर विरोध दर्शाते हुए अपने भाषण को विराम देता हूं। जय हिंद, जय संविधान, जय सनातन। माननीय Thank you, sir, giving me this opportunity to speak on the speech made by Honorable President of India. Sir, इस अवसर पर यह बात कही गई कि आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत, लेकिन इसमें इतनी खामियां हैं कि हमें आज भी आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। हम अन्य देशों से भी और चीन से भी आयात करते हैं। हमारे यहाँ टेलीविजन सेट भी तैयार नहीं होता, उसकी भी टेक्नोलॉजी हमें बाहर से लाना पड़ता है। अगर देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो हर टेक्नोलॉजी अपने यहाँ डेवलप होनी चाहिए, उसके लिए प्रावधान होने चाहिए। विकसित भारत के लिए जो सपना देखा गया, उसमें कोई भी ऐसा ठोस कदम इस सरकार ने उठाया ऐसा दिखाई नहीं देता। हाउसिंग स्कीम में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022 तक सबको पक्की छत मिलनी थी, लेकिन ये टारगेट पूरा नहीं हो पाया। अभी भी काफी संख्या में लोग बेघर हैं, और इस देश की जनगणना हुई तो और भी ज्यादा लोग उसमें बेघर मिलेंगे। ये हाउसिंग स्कीम में ग्रामीण क्षेत्र में सिर्फ 1,40,000 रुपया प्रति घर के हिसाब से दिया जाता है, और अर्बन एरिया में 2,50,000 दिया जाता है, जो काफी कम है। अभी हर चीज के दाम बढ़ गए।
रेती के दाम बढ़ गए, लोहे के दाम बढ़ गए, ईंटे के दाम बढ़ गए। तो ये जो घर की कीमत दी जाती है 1,40,000 ग्रामीण क्षेत्र के लिए, उसमें सरकार ने कोई बढ़ोतरी नहीं की। महंगाई के साथ उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए और वो कम से कम 3 लाख रुपया ग्रामीण क्षेत्र में मिलनी चाहिए। इसी तरह जल जीवन मिशन का हाल है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था घर घर नल और नल में जल। कुछ गांवों में घर घर नल पहुंच गया, लेकिन अभी जल का पता नहीं है। पानी की टाकियां बनी, लेकिन टाकी में पानी नहीं। पानी का सोर्स उपलब्ध कराया गया, लेकिन सोर्स में पानी नहीं। और जहां नदियों से पानी लाया जाता है वहां फिल्टरेशन प्लांट नहीं। जैसा नदी में पानी बहता है उसी तरह का पानी लोगों को पिलाया जाता है। इस तरह बीमारियों का खजाना गांव में इस जल जीवन मिशन के तहत होता है। काफी गांव में पाइप डालने के लिए रोड खोदे गए, गांव के रास्ते खोदे गए, लेकिन ठेकेदारों ने वो रोड रिपेयर नहीं किया, ऐसे ही चले गए। इस जल जीवन मिशन में अगर हम केंद्र सरकार को सवाल पूछते हैं या कोई लेटर देते हैं, कोई विनती करते हैं, वो कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का मैटर है, आप स्टेट गवर्नमेंट की तरफ जाइए। लेकिन जब ये केंद्र की योजना है तो केंद्र सरकार ने वो योजना किस तरह से कार्यान्वित होती है उसके ऊपर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं सर मैं यहां पर, आई बिलोंग्स टू ट्राइबल कॉन्स्टिट्यूंसी गडचिरोली चिमूर लोकसभा। इट इज ऑट द एंड ऑफ द महाराष्ट्र. It is the Naxalite infested area and it is very poor. 40% tribals are living there. So उसमें सर जो पेशा कानून हमारे शेड्यूल एरिया में लागू किया गया वो अभी माननीय तक सदस्य पेशा श्री कानून विनोद कुमार बिन जी, विनोद कुमार बिन जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं अपने पार्टी के नेता एवं नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहती हूं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण अत्यंत ही निराशाजनक है, जिसका मैं विरोध करती हूं। जिस प्रकार भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा अपने अभिभाषण में सरकार की कमजोर नीतियों और योजनाओं पर विचार प्रस्तुत किया गया है, उपसर मैं अपने कुछ वक्तव्यों में प्रस्तुत करना चाहती हूं। महोदय, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में सरकार द्वारा 1500 से अधिक कानूनों को निरस्त और 40,000 से अधिक विनियमों को सरल एवं कम तथा 3,3500 प्रावधानों को गैर अपराधी बनाने की बात तो किया गया है, परंतु इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि देश में किस प्रकार से अपराध बढ़ता जा रहा है। खास तौर से भाजपा शासित प्रदेशों में प्रशासन द्वारा जिस प्रकार से नियम एवं कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कितनी सारी गैर कानूनी गतिविधियों में भाजपा का पदाधिकारी सम्मिलित है, जिससे ऊपर कार्यवाही करने से बजाय प्रशासन उसको बचाने में जुट जाती है। अगर गुजरात की बात किया जाए तो अभी ही मेरा संसदीय क्षेत्र बनासकांठा जिले में साइबर द्वारा छापेमारे दौरान एक अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर पकड़ा गया है, जिसमें इस कॉल सेंटर का मकान मालिक भाजपा का पदाधिकारी है। पुलिस प्रशासन
ऊपर पर कार्यवाही करने के बजाय उसको बचाने में जुटी हुई है तथा सरकार पारदर्शिता की बात तो कर रही है, परंतु छापेमारे में दौरान कॉल सेंटर में पत्रकारों को भी घुसने नहीं दे दी और उसको रोका दिया जा रहा है। राष्ट्रपति जी ने सरकार द्वारा 2 साल में 10 लाख नौकरियां देने की बात कही है, परंतु प्रधानमंत्री जी द्वारा 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां देने की जो बात कही थी उसमें भी कुछ हुआ नहीं है। और साथ ही एक सारे जो हमारे युवाओं को जो नौकरी मिलती थी वो भी गुजरात और पूरे देश में खाली जगहों में खाली पद रखा गया है और रेगुलर भर्ती भी नहीं हो रही है। रेगुलर भर्ती नहीं होने की वजह से जो करार आधारित और जो नौकरियां दी जाती है वो सारे लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अगर हम राष्ट्रपति जी द्वारा किसानों की जाने वाली किसानों की बात कीजिए तो पूरे गुजरात और देश में जब हमारी यूपीए की गवर्नमेंट थी तो किसानों का कर्जा माफ किया था। जहाँ भी हमारे कांग्रेस के स्टेट है वहाँ जो चुनावी में वादा किया था वहाँ हमें किसानों का कर्जा माफ किया। बीजेपी ने बार बार खेडूतों के पास वोट लिया लेकिन उसका कर्जा भी कभी माफ नहीं किया। तो मैं एक ही बात करती हूँ कि जो हम सब देश के लिए और देश के बारे में सोचना चाहिए। जब सब लोग भारतीय जनता पार्टी वाले चुनाव आते हैं तो हर स्टेट में वोट लेने के लिए वादा करते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद उसकी कोई बात सुनते नहीं है। माननीय श्री एस.एस. जमीर जी। Sir, thank you, sir, for giving us the opportunity to speak on the presidential address. Sir, our president, well, he's making the address for the Northeast and has worked out to eliminate their sense of alienations. And it also said that 10th peace agreement has been served. But for that matter, for Nagaland, we have 2 agreements. That is agreed position, which was done in 2015, and the agreed position is 2017. The framework agreement, which was done in 2015, it is now more than 10 years. And that agreed position is almost 8 years now. But the government of India is not taking up the issues. Now it is now in the state we have 26 factions, and heavy rampant taxation is going on. The economic progress is not possible. Corruption is rampant. Now whom do we blame? Whether we have to blame the state government or we have to blame the Naga political workers or the government of India. Who is going to implement these 2 agreements? It is the government of India to implement these 2 agreements. So we want that government of India should come forward, and whatever the agreement has made, immediately we want the implementations. We don't want any bloodshed. The Naga people, we don't want bloodshed. So government of India should come forward and implement that agreement. Sir, in the speech, the one identity has been mentioned, and here the diversity of the region, diversity of the language has been mentioned, but the government has failed to mention the diversity of traditions, culture, custom, religions. The Indian identity should be the secularism, but it has failed to mention. Sir, we have Nagaland University now is 31 years old, but we are facing the infrastructures lack of the sports infrastructures, indoor stadiums, and then outdoor stadium also, and we have the hostel facilities problems, and we don't have that update laboratories facilities. So if
that those facility also can be provided, and for the additional seat for the other states of India and for the minority tribe, if the government of India can allocate some additional seats, we'll be very grateful, and that allocations of the percentage of the requirements as well as the percentage of the students also can be met as well. So thank you, sir. Thank you, sir.